हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन जो एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर या बच्चों की बीमारी है और यह जन्मजात बीमारी है। यह लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इसी लेक्चर को इंग्लिश में देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिलेगा और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। देखते हैं हर्षस्प्रंग डिजीज या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन क्या है। ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन को ही हम हर्षस्प्रंग डिजीज कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो बड़ी आंत की बीमारी है। बड़ी आंत या जो कोलन है इसमें हमारे नॉर्मली गैंग्लियंस या नर्व सेल्स होते हैं। अगर किसी भी पार्ट में वो नर्व सेल एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस ऑफ गैंग्लिया मीन्स ए गैंग्लियोनिक, तो जो नॉर्मल पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिससे उस अफेक्टेड पार्ट के ऊपर का एरिया स्वेलन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है तो फीकल मैटर आगे जाएगा नहीं, वो यहाँ इकट्ठा होता रहेगा तो ये एरिया फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं मेगा कॉलन या हर्षस्प्रंग डिजीज। अब ये जो हर्षस्प्रंग डिजीज है, ये वैसे तो ये ऊपर वाला जो एरिया अफेक्टेड है वो नॉर्मल है, बट स्वेलिंग इसलिए है क्योंकि इसके आगे का जो पार्ट है जहां पर नर्व सेल नहीं है वहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही है। अब आते हैं कि अगर ये बीमारी होती है बच्चों में तो पता कैसे चलेगा। तो हर्षस्प्रंग बीमारी के जो लक्षण हैं वो डिपेंड करते हैं कि गंभीरता कितनी है। यदि गंभीर स्थिति है तो डिलीवरी के जस्ट बाद हमें पता लग जाएगा, 1-2 दिन में ही। और यदि कम लेवल की बीमारी है, थोड़े से ही एरिया में मिसिंग है नर्व सेल्स, तो लेटर स्टेज में बच्चे के बड़े होने पर पता चलेगा कि उसको हर्षस्प्रंग डिजीज है। लक्षण बाद में उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो ये लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो सीवियर कंडीशन है तो बच्चे में ही पता लग जाएगा कि उसने पोटी पास वो नहीं करेगा, स्टूल इज नॉट पास्ड, पेट में स्वेलिंग हो जाएगी, उल्टी होगी जिसमें बाइल आएगा, मतलब हरे रंग की उल्टी होगी, बुरे रंग का भी हो सकता है। बुरे रंग का होगा, बदबू आएगी, इसका मतलब उसमें पोटी आ रही है, ठीक है ना, वोमिटिंग के साथ बैक फ्लो हो रहा है। कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, पेट में उससे दर्द होगा और बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा। दस्त लगेंगे, दस्त कम लगेंगे, कब लगेंगे, जब ओवरफ्लो होगा ऊपर भी और नीचे भी। और एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, ये भी हो सकता है। और यदि स्थिति गंभीर नहीं है तो लक्षण बाद में उत्पन्न होंगे, और उस समय क्या लक्षण होंगे, पेट में सूजन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहेगी, गैस बनेगी जिससे पेट में दर्द होगा, विकसित होने में विफलता यानी जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चे की वो नहीं हो पाएगी, बच्चा थका थका रहेगा। तो ऐसे लक्षण उत्पन्न होने पर फिर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा कि हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, डिजिटल एग्जामिनेशन भी इसको कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो हमें एब्सेंस ऑफ फीकल मैटर यानी जो उसका रेक्टम है वहां पर फीकल मैटर की एब्सेंस होगी, वहां फीकल मैटर होगा नहीं क्योंकि वो तो ऊपर ही कोलन में अटका हुआ है। फिर बेरियम एनीमा से एक्सरे एग्जामिनेशन करवाएंगे तो वहां पर भी हमें स्वेलन पार्ट कोलन का दिखाई देगा। और रेक्टल बायोप्सी से ये कंफर्म हो जाएगा, रेक्टल बायोप्सी करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि वहां है ही नहीं गैंग्लियोनिक सेल, एब्सेंट है, तो ये कंफर्म हो गया। अब कंफर्म होने के बाद ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी डिपेंड करेगा कि गंभीरता कितनी है इस रोग की और बच्चे की कंडीशन कैसी है। यदि बच्चा कमजोर है और इन्फेक्टेड पार्ट है कोलन का तो हम इसे डिले करते हैं, ठीक है। 2 चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है और अगर कंडीशन सही है तो 1 चरण में ही हम कर सकते हैं। तो 2 चरणों में क्या होगा कि पहले कोलोस्टोमी किया जाता है और 9-10 महीने तक वेट करते हैं मुख्य सर्जरी के लिए। जब बच्चे की स्थिति सही हो जाती है, अच्छा वजन वो हासिल कर लेता है, तो जो एक गैंग्लियोनिक पार्ट है कोलन का उसको काट कर निकाल देते हैं और बचा हुआ जो कोलन है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रीटमेंट सर्जरी का कंप्लीट होता है। अब जब ये सर्जरी होगी और
उस दौरान बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो क्या नर्सिंग केयर हम इन बच्चों को दे सकते हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में अगेन डिपेंड करेगा ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन से बाद। यदि ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल में जब तक है बच्चा तो हमें रेक्टल वॉश करना होता है नॉर्मल सलाइन से। एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं यदि वहां संक्रमण है तो। जो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाएं वो समय से दें। पोषण की स्थिति पर निगाह रखें, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रदान करें। और जो स्टूल पास करता है वो कितनी बार कर रहा है और उसकी कंडीशन कैसी है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, रिपोर्ट किया जाना चाहिए। और माता पिता को इस बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करें, जो भी उनके सवाल हैं उनको जवाब दें ताकि उनकी चिंताओं को कम किया जा सके। रेक्टल म्यूकोसा को चोट से बचाने के लिए या और इन्फेक्शन ना हो इसके लिए इन बच्चों में रेक्टल टेम्परेचर नॉर्मली हम नहीं लेते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ऑपरेशन के बाद सारे जो महत्वपूर्ण संकेत हैं मतलब वाइटल साइंस उनको उनके ऊपर नजर रखें, रिकॉर्ड करें। पेट में यदि स्वेलिंग होती है या सर्जिकल साइट से ब्लड आ रहा है तो तुरंत सूचित करना है। और जो भी उसकी ड्रेसिंग चेंज होनी है वो असेप्टिक टेक्निक के साथ हमें कंप्लीट करनी है। और एसेप्टिक टेक्निक के साथ ही कोलोस्टोमी केयर करनी है, कोलोस्टोमी वहां पर होनी है। और कोलोस्टोमी के आसपास की जो स्किन है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो उसकी विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए। और उस जो कोलोस्टोमी जो छेद है उसके आसपास त्वचा की विशेष केयर करनी चाहिए। अन्य नर्सिंग देखभाल में हम सारी नर्सिंग केयर वो करेंगे जो एक अस्पताल में भर्ती बच्चे की जानी चाहिए। और इसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको उस लेक्चर का लिंक मिले जहां पर ये सारे नर्सिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। हॉस्पिटल के जो एडमिट बच्चा है उसकी क्या क्या नर्सिंग केयर, सामान्य नर्सिंग केयर की जानी चाहिए। धन्यवाद। आप ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को विजिट करें। फेसबुक पेज पे भी आप लाइक कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको ब्लॉगर विजिट करना पड़ेगा mynursingstudents.blogspot.com। और आप फॉलो करें ट्विटर पर @student_support और इंस्टाग्राम पर my student_support_system_nursing। फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग नोट्स। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।